हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे हमारी डीपीपी जो कि बेस्ड थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। बड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था और समझ भी आया था, है ना। तो उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप डीपीपी सॉल्व करते होंगे, है ना। तो अगर नहीं की तो गलत बात है, की है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी क्वेश्चन में डाउट आया होगा तभी तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या तुम्हारी समस्याएं थी, उनका समाधान आज मैं आप लोगों को दे दूंगा। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काम आएगा। कैसे? जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्लास में, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको उनके नोट्स जरूर बनाने हैं बेटा। तो मेक श्योर कि आप उनके नोट्स बनाएं। डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डीपीपी को सॉल्व करें। यूजुअली क्या होता है, कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं डीपीपी वाले पार्ट को, लेकिन ये स्किप करने वाली चीजें नहीं है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जरूरी है ये। सो डीपीपी को सॉल्व कीजिए। किसी पार्ट में कोई डाउट आता है तो जैसा ये वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूं आज, ऐसे ही हर डीपीपी के लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन भी बनाता हूं। तो ये आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नो डाउट मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये जरूरी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन यस मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो और क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से सॉल्व जरूर कीजिए। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये टेस्ट सीरीज पार्ट, हर एक चीज आपको समय पे प्रोवाइड की जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट बात यही है अल्टीमेटली कि अगर आपने अपने प्रिपरेशन इस पैटर्न के हिसाब से करी तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फिर तो बस ये है कि पैटर्न के साथ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सर आज डीपीपी नहीं हो पाई, आज हमने क्वेश्चंस नहीं किए, तो ये मक्कारी हो जाएगी फिर, है ना। तो मक्कारी नहीं करनी हम लोगों को, ध्यान रखना इस बात का। बाकी पेन और पेपर तो हो गई सी, क्योंकि पहला पॉइंट ये बोलता है नोट्स बनाने अपने को, है ना। चलिए, तो सवाल जो पहला वाला हमें दिया था, बोला गया था कि कैलकुलेट द फ्लक्स through the hemispherical surface when a charge q is placed at its geometrical axis। बेटा इसका geometrical axis क्या है, ये रहा। इस geometrical axis पे अगर एक चार्ज q रख दिया जाए, इस geometrical axis पे अगर एक चार्ज q रख दिया जाए, so what will be the flux through the hemispherical surface। आपको याद होगा लेक्चर में आखिरी सवाल जिसमें मैंने बोला था एक स्फेयर था और स्फेयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ था, तो मैंने आपसे बताया, पूछा था कि भाई व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर, तो आपने मुझे आंसर बताया था, और आंसर आई थिंक आया था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आया था क्या। तो आपसे ये वाली बातें हो चुकी है, पहले भी आपके साथ ऐसी वाली बातें हम पहले कर चुके हैं, जिसमें बोला गया था कि भाई हमारे पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। स्फेयर के सेंटर पे यहां पे क्या होता है, चार्ज रखा हुआ है। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर, तो आपने बोला था भैया ये जो स्फेयर है इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी गिवन बाय, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ? पूरा सॉल्व किया था हमने इसको, और यही हमारा गॉस लॉ भी कहता था, जिसको अभी हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यार इसकी जगह इन्होंने इस बार क्या किया, आधा स्फेयर लिए है सिर्फ। इन्होंने बोला कि यार हमें देखो पूरे स्फेयर से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ आधे स्फेयर से मतलब है। सिर्फ आधे स्फेयर से बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सर टोटल स्फेयर से, कंप्लीट स्फेयर से इतना फ्लक्स निकल रहा है फ्रॉम कंप्लीट स्फेयर। तो एक कंप्लीट स्फेयर के लिए दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फॉर हेमिस्फेयर बोलो ना जरा, क्या इसका आधा हो जाएगा। फॉर हेमिस्फेयर क्या जो फ्लक्स होगा दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा, तो यहां पे हेमिस्फेयर के लिए फ्लक्स का वैल्यू बनेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ना, खुद ही सोचो ना, इससे फील्ड लाइंस एक तो यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है। कंप्लीट स्फेयर में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही थी, 6। समझना बात को, बहुत अच्छे से समझना। टोटल कंप्लीट स्फेयर में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही थी, 6।
हेमिस्फेयर में से कितनी पास हो रही है? 3। तो क्या फ्लक्स आधा हो गया? हाँ सर बिल्कुल, फ्लक्स आधा हो गया। तो हेमिस्फेयर से फ्लक्स कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो देखो हाफ वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या आपको इसमें? सब मुझे ये दिख रहा है ए ऑप्शन। क्या मैं ताला लगा दूं इस पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट पे? हाँ, क्या इस पे ताला लगा दिया जाए? बस उसका आधा करना था, स्फेयर वाले का आधा करना था, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। बस, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। तो एक काम करो, ये वाला पार्ट नोट कर लो, इसके लिए ये सारी बातें लिख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल बोलता है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। बेटा स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है, तो बताइए व्हाट विल बी द फ्लक्स। अभी तो बताया हमने, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फेयर ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। वही बात आगे फिर से कहानी वही कह रहा है भैया कि यहाँ पे देखो सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है, इसकी वजह से व्हाट विल बी द फ्लक्स। अभी देखा सर, फ्लक्स होता है Q/ε0, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन था इसका। डायरेक्ट सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है बेटा, आपको चीजें पता है, आप सीधा आंसर टिक करिए, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। इसका डेरिवेशन मैं क्लास में करा चुका हूं, क्लास में डेरिवेशन हो चुका है इसका। सो यार नोट्स बनाओगे तो चीजें याद रहेगी, उसके बाद आंसर्स ऐसे ही टिक होंगे। ठीक है, चलो बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोलता है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ E। देखो भाई मैग्नीट्यूड यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है? 100 न्यूटन पर कूलम, एग्जिस्ट इन द स्पेस इन द x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो मैंने आई कैप लगा दिया साथ में। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं आई कैप लगा के? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोल दिया ना x डायरेक्शन में, तो हमने आई कैप कंसिडर किया। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ प्लेन स्क्वायर एरिया हैविंग द एज। तो स्क्वायर है बेटा, इसका एज है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो बेसिकली यहां पे जब हम एरिया की बात करें सो इट विल बी a इंटू ए यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया, स्क्वायर था ना बेटा, तो साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया, तो एज कितना था? 0.1, इसका स्क्वायर क्या? 0.01 मीटर स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है बेटा, ये जो प्लेन स्क्वायर है वो YZ प्लेन में है। तो जरा गौर फरमाना, ये ऐसा बनने वाला कुछ, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस। मेरे बच्चे यहां पे जो प्लेन है ना वो ऐसे रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेट जो है वो ऐसे रखी हुई है, और फील्ड पता है कैसे जा रही है? ऐसे। हाँ देखा, YZ प्लेन में हमने ये स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, YZ प्लेन में हमने ये स्क्वायर प्लेट रखी हुई है। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है x डायरेक्शन में। बेटा इसका एरिया वेक्टर भी तो यही बनेगा। हाँ सर, इसका एरिया वेक्टर भी यही बनेगा। तो द फ्लक्स कैन बी रिटन एज phi इज इक्वल्स टू EA cos 0। बोलो सही बात रहेगी क्या ये? phi इक्वल्स टू EA cos 0, सही बात है। तो E की जगह तो लिख दिया 100, A की जगह लिख दिया 0.01, तो आंसर तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखो तो, बहुत आसान है फ्लक्स, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है फ्लक्स में, है ना? तो लिख लो इसको जल्दी से। लिखा सभी ने? आगे बढ़े। अगला सवाल, अ चार्ज प्लेन शीट, ठीक है, अ लार्ज प्लेन चार्ज शीट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओहो क्या दे दिया सर इसने, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये जो प्लेन शीट है ना मेरे बच्चे, ये जो प्लेन शीट है ना, ये XY प्लेन में है। ये कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर एरिया। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर एरिया हैविंग द रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे बड़ा मस्त सा सवाल दे दिया हम लोगों को। बोला गया कि यहां पे आप देखेंगे, सो दिस विल बी योर x एक्सिस, दिस विल बी योर y एक्सिस, दिस विल बी योर z एक्सिस, और ये x y z है बेटा।
जो हमारे ये लार्ज प्लेन चार्ज शीट है ना, वो एक्स वाई प्लेन में है। चार्ज शीट मतलब यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज फैला होगा। ये पूरी शीट है बेटा, यहां पे ये एक लार्ज शीट है चार्ज की। एक्स वाई प्लेन में एक लार्ज शीट है चार्ज की, है ना, लार्ज चार्ज शीट। अब हुआ यूं कि जो लार्ज चार्ज शीट है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट जेड डायरेक्शन में आएगी। हाँ बिल्कुल सर, पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस निकलती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे इन्होंने बोला एक छोटा सा एरिया सर्कुलर पार्ट ले लीजिए जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर भी यही आएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो ना, क्या इसका एरिया वेक्टर भी यही आएगा। अब देखो क्या बोला गया है, द flux of the electric field through a circular area having the radius 1 centimeter lying completely in the region where x y z all are positive। एक ऐसे रीजन में है बेटा जहां पे x y z सारे पॉजिटिव है, and with its normal making angle of 60 डिग्री with the z axis। तो यहां पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो हम सर्कल बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है, सर्कल एक्स वाई प्लेन में नहीं है बेटा, सर्कल है स्पेस में, सर्कल यहां हवा में है, एक्स वाई प्लेन और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ गया। अभी अगर ये बोर्ड पे बना देता, अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाता तो ये कहलाता एक्स वाई प्लेन में, बट अभी क्या है बेटा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखना, समझना मेरी भावनाओं को, वो कुछ ऐसा बनेगा यहां पे, समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। अब इसको मैं कैसे बनाऊं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर प्लेन जो था इसको बाहर निकाल लीजिए, जेड एक्सिस कहां रही है, बाहर की तरफ, जेड एक्सिस कहां रही है, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रही है, बाहर की तरफ, और यहां पे क्या है, प्लेन है। तो समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है, ये पीछे चार्ज शीट है, पूरी बोर्ड पे पूरे पे क्या है, चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ, और बोर्ड से थोड़ा बाहर आओ, इस बोर्ड से बाहर आओ, और यहां पे एक सर्कुलर प्लेट है, समझ के बात को, ये एक सर्कुलर प्लेट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो सर्कुलर प्लेट का जो नॉर्मल है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है विद द जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या ये बात सही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलोंग द जेड एक्सिस हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो जो सर्कुलर सरफेस है ना उसके नॉर्मल होता है वो। और इन्होंने क्या बोला है कि वो जो सर्कुलर प्लेट रखी होगी वो कुछ इस प्रकार से रखी है कि उसका जो नॉर्मल होगा वो कितना 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस के अलोंग है, ये जो सर्कुलर प्लेट है इसका जो नॉर्मल है यानी कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फिर से सुनो, जो सर्कुलर एरिया है हमारे पास, जो सर्कुलर एरिया है हमारे पास उसका जो नॉर्मल है, एंड विद इट्स नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस, इसका जो नॉर्मल है वो जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। बेटा एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है ना, हां सर, तो इसका जो नॉर्मल है या फिर मैं कहूं इसका जो एरिया वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जेड एक्सिस के अलोंग थी, तो मैं बोलूं क्या कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यहां पे थीटा कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। थीटा कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। सही बात है ना, सही बात है ना। तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला भी लगा दो, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 60 डिग्री।
ई की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, ई की जगह पे हम पुट करेंगे कहां है वैल्यू ई की, ये रही। हाँ, ई का तो वैल्यू नहीं पता बेटा, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया हम लोगों को, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। अभी ठीक है यार, हमें नहीं पता लार्ज शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, cos 60 होता है 1/2। सिग्मा कितना दिया है देखो तो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब बात या तो ये आती है कि यार वहां पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस का 12 पुट करो, कर दो 8.85 10 की पावर माइनस का 12 इंटू पाई 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, हाँ तो यहां पे 0.1 का होल स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है ना, तो 1/100 को 0.01 लिख दिया इंटू 1/2। सीधी सी बात है, 2 से तो 2 मर जाएगा। फिर और कुछ सॉल्व कर लो, यहां पे देख लो भाई, 8.85 इंटू 2 कर लेते हैं, 8.85 इंटू 2 तो 5 2 10, 8 2 16 7, 8 2 16 7, 17.7, तो 3.14 डिवाइड बाय 17.7 मल्टीप्लाई बाय, मेरे बच्चे ये 10 की पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, 10 की पावर 6 इंटू ये बनेगा 10 का पावर माइनस का 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सो होगा 3.14 डिवाइड बाय 17.7 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 2। यार वहां पे तो 3.14 है और यहाँ पे 17.7 है, तो डेसिमल्स हटा दीजिए तो उतने ही जीरो लगा देना। तो ये नीचे का डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आया, ऊपर के डेसिमल हटाया तो अपॉन में 2 जीरो आ गए, 0 से 0 मर जाएगा। 177 कितने टाइम्स काटे, 314, 177 1 जा 177, क्योंकि 2 जा से तो ज्यादा हो जाएगा, देखो ना 2 से करो 70 14 2 से 15 है ना, 2 1 तो 350 कुछ चल जाएगी वैल्यू, ज्यादा हो जाएगा। 7 8 9 7 6 7 7 14 होते ना, हाँ। और यहाँ पे 0 हो गया तो इधर आ गया, तो ये 1 0 ऐसा हो जाएगा। फिर एक 0 लगा दिया हम लोगों ने, और सही है, एक 0 लगा दिया हम लोगों ने, और तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा ये, चलो ठीक है। तो इसने इसको दो में से किया, बहुत बढ़िया, डॉट लगाया, इधर 0 आया। फिर क्या करें सर, यहां पे एक काम करते हैं, और 177 को कितने टाइम्स काटे, 7 1 7 7 5 से काटते हैं, चलो 7 5 35, 7 5 35, 36 37 38, 5 1 5 6 7 8, हाँ थोड़ा और वैल्यू बढ़ाओ अपनी। तो 177 को 7 से करते हैं, 7 7 49, 7 7 49, 50 51 52 53, 7 1 7 5 12, ये तो ज्यादा हो गया भाई, 6 टाइम्स कर लीजिए फिर, ठीक है। तो 177 को 6 से किया, 7 6 42, 7 6 42, 43 44 45 46 1062। चलो भाई, सो आपके जो ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जिसमें कि दे रखा होगा कि योर आंसर विल बी लाइक 1.6 में, है ना। सो 1.6 यानी 0.16 वाला, तो 1.6 वाला भी नहीं है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। चलो भाई देखते हैं क्या बनती है कहानी, और कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। -2, चलो ये भी ठीक है। 3.14 डॉट हटाया, उसका 0 आया, ठीक है। फिर 10 की पावर 6 था, 10 की पावर माइनस का 2 हो गया, 10 की पावर 2, इनकी पावर में कितना लगा है, पावर इनकी है कोई पावर नहीं है, चलो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, चलने दो।
तो इट विल बी 1.6 है ना, तो इधर 10 में से दोगे 8 बनेगा और यहाँ पे कहानी 0, फिर एक 0 लगाया, फिर एक 0 और लगाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, है ना, तभी तो बात बनेगी। सो 1.60 इंटू 10 की पावर 2, तो आई थिंक ये कुछ 10 से तो 10 मर जाएगा, 1.60 इंटू 10 यानी कि ये 16 के लगभग कुछ वैल्यू आने वाली है इसकी, 16 के लगभग वैल्यू आएगी। तो फिर तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन वाला काम नहीं बन पाएगा यहाँ पे। अब क्या करें, थोड़ा सा और सटीक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को। आओ करते हैं कैलकुलेशन कोई फिर से सही। देखो भाई हमारा आंसर 16 आ रहा था, लेकिन हमने ऑप्शंस चेक करे, ऑप्शंस चेक करके पता चला कि यार ये तो पास पास है ऑप्शन सारे, मतलब थोड़ा एक्यूरेटली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ चलो इसको और एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए, मैं सोच रहा हूं यहीं पे हम थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क कर दें सो दैट हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए फिर से। देखो मेरे हिसाब से मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे देखो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, तो पूरी इक्वेशन को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड किया। तो ऐसा करने से बेटा ये हो जाएगा सिग्मा इंटू, ये कट जाएगा क्या, देखो तो 2 2 जा 4, हाँ बहुत बढ़िया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के होता है, तो ये हो जाएगा के सिग्मा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। डिवाइड डिवाइड वाली चीजें खत्म हो जाएगी ऐसा करने से। देख लो जरा, पूरी इक्वेशन को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 होते हैं, कैंसिल आउट हो गया, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां पे सीधा लिखेंगे फ्लक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा कितना दे रखा था, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर। बेटा पाई का स्क्वायर कितना होता है 9.85 3.14 इंटू 3.14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 4 1 3। हाँ अभी यहाँ पे मक्कारी नहीं कर सकते है ना, जैसे पहले पाई स्क्वायर को डायरेक्टली 10 लिख दिया करते थे, अभी ऐसा काम मत करना क्योंकि ऑप्शंस बहुत करीब करीब है। सो 3 4 जा 12 होता है, 3 1 जा 3 1 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। मैंने क्या बोला था, ये बनेगा 5 4 9, 2 2 4 1 5, 4 3 7 1 8 और ये 9, तो 4 के बाद लगेगा तो 9.8596, 9.8596, तो 9.859 की जगह 9 की जगह 6 कर देता हूं, चलो है ना, 9.86 लिख दो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली, चल जाएगी ना बात 9.86 लिखने से भी। मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, बेटा रेडियस तो है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/100 का स्क्वायर। So flux comes out be 9 2 जा 18 multiply by 9.86 multiply by 10 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर 4। सॉल्व कीजिए, 9.86 को मल्टीप्लाई किया 18 से, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 68 हो जाएगा ये, और 9 8 जा 72 और 6 78 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई बाय 6 8 9, 8 6 14 होते हैं, 8 8 16 1 17 होते हैं, 9 10 7 17 होते हैं, तो 2 के बाद डॉट लगाना, 177.48 डिवाइड बाय 10, तो 17 पॉइंट आंसर बनेगा 177.48 अपॉन में 10। फिर से इसको सॉल्व करेंगे एंड आंसर कम्स आउट बी 70.748। बेटा 748 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ 5, तो 17.75 is the value of flux न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ रहे हो बात को, हमने क्या किया, कैलकुलेशन आसान करी, पूरी इक्वेशन को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड किया। पहले हमने कोशिश करी कि कैलकुलेशन कर लें, लेकिन वहां पे देखा तो यार फंस गए, क्योंकि हमारा आंसर 16 पॉइंट आ रहा था, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया था उसको, तो फिर मजा नहीं आया उसमें। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा और एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोशिश करी, पूरी इक्वेशन को 4 पाई से सॉल्व मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया, तो बेटा देखो 2 2 जा 4 मर गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, के का वैल्यू पुट करा, सॉल्व किया, अब देखो आंसर 17.75 मिल रहा होगा कहीं पे। हाँ सर अब मिल रहा है ना आंसर, सी वाला, यही फाइनल आंसर। तो हमेशा ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन ही करो, कभी कभार ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाने से भी काम बन जाएगा फिर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके देख लेना, फंस गए थे वहां पे, तो फिर क्यों इतने हार्ड वर्क करें, इतना टाइम वेस्ट करें हम लोग,
तो यही थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। एनीवेज, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये भी लिखिए जल्दी से। हो गया ये भी? सच में? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला गया है अ फ्लैट प्लेट विद द डायमेंशंस ऑफ 4 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर इज सेट विद इट्स प्लेन एट 37 डिग्री टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 600 जे कैप। बेटा ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड 600 जे कैप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 600 जे कैप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप बोला है तो मैं समझ गया कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे एक प्लेट है बेटा जिसका डायमेंशन है 4,6 और 4 क्रॉस 6, और ये जो प्लेट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पे प्लेट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी क्या मेरे बट्टे? ये 37 डिग्री का एंगल बनाया इसने, ठीक है। तो यहां पे ये पार्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये पार्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका प्लेन कितना एंगल बना रहा है बेटा? 37 डिग्री बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री बना रहा है। पर हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लक्स के फॉर्मूले को लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, तो वहां पे थीटा जो होता है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है। तो ऐसे केसेस में आप भी जानते हो कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 37 है तो ये 53 डिग्री होगा। तो ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना? 53 डिग्री। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो फ्लक्स कैन बी रिटन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है सर 600, एरिया बोला है 4 × 6 अपॉन 100 × 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 53 डिग्री, है ना। ये हमेशा बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन में 37 डिग्री दे रखा है, वो सीधा 37 पुट करता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये चेक जरूर करना पड़ेगा कि वो 37 डिग्री कौन सा एंगल है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में होता है। जो हमें चाहिए ये वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में है, और इन्होंने दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल। तो इसको समझना जरूरी है बेटा। चलिए भाई, 2 0 से तो 2 0 मर जाएंगे। इसके अलावा 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100। इसके अलावा कॉस 53 डिग्री कितना होता है यार? 3 4 5, ये रहा 53 डिग्री। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो 36 × 12 कितना होता है? 6 2 12, 3 2 6 72, 6 और ये 3 7 7 14, 7 6 13 होते हैं। 432 डिवाइड बाय 500, so it will be a 432 डिवाइड बाय 500। आई थिंक आंसर 0 पॉइंट समथिंग बनने वाला है। देख लो यार, समझदार हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये 432 है, यानी कि बनेगा 4.32। बेटा 4.32 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर शुड बी लेस देन 1। जो भी आंसर आएगा 1 से तो छोटा होगा, और 1 से छोटा वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी वाला। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। करके देख लो तुम लोग, नहीं है भरोसा तो। मेरे पे भरोसा नहीं है, यहां पे देखो ना बेटा, स्मार्टली वर्क करो। 432 डिवाइड बाय 500, तो 432 डिवाइडेड बाय 500 इज लेस देन 1। 1 से छोटा होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1 से छोटा, 0.15। वही तो फाइनल आंसर है। लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल है बेटा, इस सिलेंड्रिकल वेसल के ओपन एंड पे यहां पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल के ओपन वेसल पे यहां पे चार्ज Q रखा हो गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पे चार्ज Q रखा हुआ है, तो आपसे फ्लक्स पूछ रहा है थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। इस वेसल के सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? सर जी आपने वो स्फेयर वाला केस बताया था, आपने बोला था स्फेयर वाला केस था तो उसके अंदर चार्ज एकदम सेंटर पे था, और जब हेमिस्फेयर वाला केस आया तो हेमिस्फेयर में वो चार्ज कुछ इस प्रकार से हो गया, ओपन एंड पे, है ना। हेमिस्फेयर में भी चार्ज कहां था? ओपन एंड पे था।
तो इसके लिए कंप्लीट क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर हम बात करें, क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो यहां पे फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर चार्ज को किसी एंड पे रखा है तो फ्लक्स होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये चार्ज नीचे एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दो, नीचे एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दो, अगर ये चार्ज अंदर होता तो मजा आ जाता, तो फिर फ्लक्स बनता Q बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर द कंप्लीट सिलेंडर। लेकिन सर वो कंप्लीट नहीं है, बीच में से काट दिया गया, तो इसके लिए फ्लक्स कितना बनेगा बेटा? इसके लिए फ्लक्स जो बनेगा इट इज गिवन बाय Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम कहानी है, कंप्लीट स्फीयर के लिए फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में से काट दिया तो ये चार्ज कहां गया? आउटर पार्ट पे आ गया। चार्ज जैसे आउटर पार्ट पे आएगा सिर्फ ऊपर वाले की वजह से फ्लक्स आएगा। आज एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ओपन एंड पे एक चार्ज रखा गया था। अब सर ओपन एंड पे चार्ज रखा गया है तो इसकी वजह से फ्लक्स निकालना है। तो सर हमें तो वही पता था कि सेंटर पे अगर चार्ज रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें तो यही पता है कि सेंटर पे चार्ज रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए नीचे एक और सिलेंडर जोड़ दिया। चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए नीचे एक और सिलेंडर जोड़ दिया, जिससे टोटल फ्लक्स बनता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधे पार्ट में फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म कहानी, यही आंसर है। कहां में? देखो भाई थर्ड ऑप्शन लिखना है। समझ रहे हो ना बात को? चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए नीचे एक और सिलेंडर मैंने एज्यूम कर लिया, तो टोटल फ्लक्स होना चाहिए था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर सर अभी तो सिलेंडर सिर्फ आधा है, आधे के लिए Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? पक्का? सच में? आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हैविंग द एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन इज। बेटा अगर कोई यहां पे एरिया है और वो एरिया XY प्लेन में है तो मुझे बता सकते हो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? अगर यहां पे कोई एरिया है मेरे पास और ये एरिया XY प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर बता सकते हो कहां हो सकता है? ये कोई एरिया है जो कि XY प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर आई थिंक वो सर Z एक्सिस की तरफ ही आएगा। इसका एरिया वेक्टर अलोंग द Z एक्सिस ही जा रहा है क्या? देखो तो, क्या इसका एरिया वेक्टर Z एक्सिस के पैरेलल आ रहा है? हाँ से बिल्कुल। तो यहां पे एरिया वेक्टर को लिखा जाएगा 100 K कैप। एरिया वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? 100 K कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड है I कैप प्लस √2 J कैप प्लस √3 K कैप। और हमसे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो यह फ्लक्स निकालना कोई बड़ी बात है क्या? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। सो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू I कैप प्लस √2 J कैप प्लस √3 K कैप डॉट एरिया वेक्टर की बात करें 100 K कैप होता है वो। देखो भाई K कैप वाला K कैप के साथ चला जाएगा तो ये फ्लक्स जो बनेगा वो बनेगा √3 इंटू 100। √3 इंटू 100। बेटा √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। √3 का वैल्यू होता है 1.732, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे सो फ्लक्स कम्स आउट बी 173.2। यूनिट लगानी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लगा देना, यही है आंसर। बस यही है आंसर। छाप लो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? सच में? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l is placed in the uniform electric field parallel to the axis of the cylinder. The total flux for the surface of the cylinder is given by। टोटल फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्या बोला गया है? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, लेंथ l है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या ये केस मैंने तुम्हें कराया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सिस के पैरेलल है। कराया है मैंने क्या केस तुम लोगों को? हाँ सर बिल्कुल कराया है। सो दिस इज योर आर, दिस इज योर एल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट माई बॉयज। सही है सर जी। बात ये बोली थी कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उससे जो फ्लक्स होता है वो ऑलवेज जीरो होता था। तो ये सारी बातें तो आपको पता है पहले से। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा उस केस में? जीरो हो जाएगा। लिख लो भाई इसको भी जल्दी से। फ्लक्स कितना हो जाएगा उस केस में? फिर जीरो हो जाएगा। लिखो जल्दी से। हो गया। आगे पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A flat base of a hemisphere of radius a with no charge inside it lies in a horizontal plane. A uniform electric field E is applied pi by 4 at an angle of pi by 4 with the vertical direction. The electric flux through the curved surface of the hemisphere. बेटा यहाँ पे क्या बोला है? The flat base of a hemisphere of radius a with no charge inside it lies in a horizontal plane. तो ये horizontal plane में है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकल से 45 डिग्री पे। तो ये लो भाई, ये लो फ्लैट बेस हो गया हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का फ्लैट बेस हो गया। ठीक है। क्या ये फ्लैट बेस हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल सर ये फ्लैट बेस हॉरिजॉन्टल है। और क्या ये वर्टिकल है? जी सर इसको वर्टिकल कहते हैं। सवाल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस at an angle of 45 degree from the vertical. सवाल कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो भाई बताइए जरा, what will be the flux through the curved surface? यार ऐसा सवाल मैंने पहले भी कराया आप लोगों को। What will be the flux through the curved surface? सर E का कंपोनेंट ले लें क्या एक बार? E का कंपोनेंट ले लें तो मजा आ जाएगा। तो यहां पे मैंने E का कंपोनेंट लिया इधर की तरफ, इट इज गिवन बाय E cos 45। ये तो देखा सा लग रहा है कुछ, है ना? अगर मैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कर लूं E cos 45 तो ये तो देखा सा केस लग रहा है कुछ। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है। तो हमने क्या किया? E का कंपोनेंट करा E cos 45 और ये E cos 45 वाला केस हमने पहले भी कर रखा है। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा E cos 45 डिग्री इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E cos 45 1/√2 और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा? यहां पे a है, तो रेडियस की जगह a पुट करिए, तो E/√2 पाई a स्क्वायर। तो यहां पे पाई a स्क्वायर E/√2 इज द फ्लक्स। पाई a स्क्वायर E/√2 इज द आंसर। बेटा ऐसा देखो, यही बोला था सवाल में कि जो फ्लैट बेस होता है, फ्लैट बेस जो है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। तो लो भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्लैट बेस को रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है कि वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मानो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमने बोला बना दो सर, कंपोनेंट ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया E cos 45। यार ये E cos 45 वाला केस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि यहां से फील्ड लाइंस एंटर होती है। मैंने बोला था कि अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका एरिया वेक्टर यहां ले लो और जितना फ्लक्स यहां से एंटर होगा उतना ही यहां से बाहर निकलेगा। तो आपको जब भी सॉल्व करना हो तो ये फ्लैट वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर लो तो आंसर वही आ जाएगा। बोली थी ना ये वाली बात मैंने आप लोगों को, तो बस वही था इस सवाल में भी। तो बस वो E इस बार उन्होंने सीधा ना देके 45 डिग्री पे भेज दिया, तो कोई बात नहीं, हमने उसके हिसाब से कंपोनेंट कर लिए। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ द स्पेस इज गिवन बाय E इक्वल्स टू E0 I कैप प्लस 2 E0 J कैप। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है E0 I कैप, मजा नहीं आ रहा है। E इक्वल्स टू E0 I कैप प्लस 2 E0 J कैप। ये E दे दिया हम लोगों को।
where E naught is your 100 न्यूटन पर कूलम, ये बात भी उन्होंने साथ में बोल दी. The flux of this field through a circular surface having the radius 0.02 meter, having the radius 0.02 meter parallel to the YZ plane. बेटा यहाँ पे जो फ्लक्स है ना सर्कुलर सरफेस का, ये जो सर्कुलर सरफेस है ना वो YZ प्लेन के पैरेलल रखी है. So if I am having this one like this, so if I say it is x y z, so YZ प्लेन के पैरेलल यहाँ पे रखी गई है प्लेट, सर्कुलर प्लेट. इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा एंड फील्ड तुम्हें पता ही है E naught I cap plus 2 E naught J cap है. So electric field along the x-axis given by E naught, electric field along the y-axis given by 2 E naught, और एरिया तो पता ही चल गया होगा कितना होगा, I cap वाला होगा यहाँ पे. तो फ्लक्स की जो परिभाषा देंगे E वेक्टर डॉट A वेक्टर देंगे, तो फ्लक्स की परिभाषा में E naught I cap plus 2 E naught J cap लिखने वाले आगे डॉट में लगाएंगे पाई आर स्क्वायर I cap. भाई डॉट प्रोडक्ट की खासियत है भाई भाई के साथ जाएगा, यानी कि E naught इंटू पाई आर स्क्वायर इज द फ्लक्स. E naught की जगह लिखेंगे 100, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और R की जगह लिखेंगे 0.02 का होल स्क्वायर. चलिए भाई लिखते हैं फाई इक्वल्स टू E naught पाई आर स्क्वायर 100 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना बोला इन्होंने 0.02, यानी कि 2/100, तो 4/100 इंटू 100. 100 से 100 मर जाएगा. 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, तो 12.56/100, यानी कि कैन बी रिटन है 0.1256. या तो 0.1256 लिख दीजिए जो कि हमें यहां पे मिल रहा है, पहला ऑप्शन 0.1256 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. तो 0.1256 यहां पे देखो तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है आपका, 0.1256 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट मेरे बच्चे. समझ आ रही होगी बातें आपको, तो छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया सभी ने? सच में ये भी नोट कर लो फिर. हो गया, बहुत बढ़िया. तो यहां पे हमारी डीपीपी होती है समाप्त. उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने आपको कराए वो आपको समझ आए होंगे. वैसे तो बहुत इजी डीपीपी थी वाली, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं. देखो कभी कभार किसी ना किसी सवाल में बच्चा फंस ही जाता है, तो उसके लिए तो मैं हूं ही से फिर, है ना. बाकी ऐसे ही अगर आपको और डीपीपी सॉल्व करनी है, लेक्चर देखने हैं या फिर कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए, IIT JEE में जाइए और यहां पे ये इंसान का लेक्चर दिखेगा आपको. यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक करना तो एक और पेज खुल जाएगा. इस पेज में यहां पे इधर की तरफ वॉच ऑल वीडियोस में बेटा सारे के सारे लेक्चर डीपीपी का PDF फॉर्मेट और यहां पे डीपीपी के सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है, और हर एक चीज को प्रॉपर सीक्वेंस में हमने अरेंज करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी ना पड़े. सीधा यहां जाओ, आपके रेस्पेक्टिव चैप्टर में जाओ, उसमें वो वीडियो लिखी होगी, अरेंज रखा है, करके रखा है सब कुछ. वहां पे जाके अपने वीडियो को देखो और अपने डाउट्स को सॉल्व करो. अच्छा, वेबसाइट पे आओगे तो सब्सक्रिप्शन वगैरह तो लेने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए. तो एक वीडियो को 10 बार देखना है तो 10 बार देखो, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को. ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ. हाँ बिल्कुल, उनको भी रिकमेंड करो जाके. तो उनको भी बोल सकते हो कि भाई तुम्हें भी ऐसे वीडियो देखना है तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना. हर एक चीज आपके लिए यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है. सो मेक श्योर कि भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वो जो लाल बटन दबा दो उसको अभी के अभी, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो. बाकी अपने दोस्तों तक तो बतानी ही है ये सारी बातें, उनको बोलना ही है जाके कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स से बेहतर कुछ भी नहीं है, तो आके ज्वाइन जरूर कर ले. बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना. बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.